कल जो वर्ड आया था ना, कल क्या वर्ड आया था, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को जो क्लासीफाई किए थे, दो कैटेगरी में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ा जाता है, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन। ये जब एक्चुअली पढ़ना है जो क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टलाइन, ये 12th में पढ़ा जाता है। 12th से केमिस्ट्री शुरू करोगे, हाँ ये 12th बहुत बड़ा हाँ तो ऐसा और है, एक ठो और है ऐसा, एक ठो इतना मोटा और है, नहीं लो सिर्फ केमिस्ट्री ही है, समझ में आ गया ना। तो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट ट्वेल्स का ठोस, जिसे 4 मार्क्स से क्वेश्चन आती है। पहला चैप्टर में ही वहाँ पर जानकारी लेना है किसका, क्रिस्टलाइंस का और नॉन क्रिस्टलाइन करके लेना है, वो 11th में नहीं पढ़ना है। लेकिन टॉपिक यहाँ आ गया है तो थोड़ा सा जानकारी लेकर के, जितना काम करो उतना जानकारी लेकर के आगे फिर हम लोग बढ़ने वाले हैं, समझ जाएगा ना। थोड़ा जानकारी लेकर के हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या जानकारी ले लेंगे। तो क्रिस्टलाइंस सॉलिड्स देखो क्या होती है, जानकारी लेंगे थोड़ा सा हम लोग, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जो मेरा टॉपिक दिया है पढ़ने के लिए उसको फिर थोड़ा सा कोयला के बारे में भेजे होंगे, कोयला के बारे में बता देंगे, और फिर जो टेक्निकल टर्म्स है वो पढ़ लेंगे। और बाद में कि जो सब ज़्यादा जानकारी लेना होगा कोयला का, ज्योग्राफी में जाकर पढ़ो क्या क्या नहीं है, वहाँ पता चलेगा। वो ज्योग्राफी चैप्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री वो सब नहीं पढ़ा जाता है। लमटेक हो गया ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हिंदी में इसी को कहते हो रवेदार ठोस। क्या कहते हो हिंदी में, रवेदार ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वे ठोस जिसमें रिजिडिटी, कल बोले थे जो कठोर होता है, जिसका कुछ साइज का कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होगा, रिजिडिटी, जिसमें दृढ़ता तो होगा ही, दृढ़ता की रिजिडिटी के साथ साथ ज्योमेट्री, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री निश्चित होती है। वहाँ गलत लिखा है स्पेलिंग, ज्योमेट्री क्या होगा, निश्चित होगा। उसे सब देखो सॉलिड्स ही है। एलोट्रॉप्स, अच्छा पहले ये बताओ, एलोट्रॉप्स कार्बन के अपरूप होता है, हिंदी में यही होता है ना, ठीक है। अपरूप मतलब बताओ पहले क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड आशा है पढ़ा होगा, बोलो अपरूप मतलब तुम बताओ। पार्टी की फाड़ का है बढ़िया से बोलो अपरूप मतलब, हम तो पार्टी भी नहीं फाड़ते, तेल लगा दिए बात खत्म है। बोलो अपरूप मतलब तुम ही बोलो, सोचा हम तो जानबे के तो उसका डिजाइन मेरा है देखो समझो बात को। अपरूप क्या है, अपरूप मतलब सिर्फ रूप चेंज करेगा, सिर्फ क्या करेगा, रूप चेंज करेगा, नहीं। अब मान लो कहीं पर देखा होगा, कोई भी कहीं प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया जाता है, या एक हीरो ही या कोई फिल्म देखते हो, कभी जोकर कपड़ा पहन लिया, कभी कुछ और कपड़ा पहन लिया, नहीं। कलाकार सब ऐसे कुछ प्रोग्राम होता है घर में देखता होगा ना, वही आदमी बजरंगबली बन कर जाएगा, वही कभी भगवान राम बन कर आता है, अलग अलग मतलब ड्रेस चेंज कर, रूप उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वही क्या हो गया, अप्रूव हो गया। उसमें सिर्फ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। केमिकल जैसे आदमी है तो आदमी का जो भी उसका प्रॉपर्टी है, चाहे वो जिस रूप में रहे वही रहेगा ना, प्रॉपर्टी तो उसका चेंज नहीं होगा। तो वही बात है, समझ जाएगा ना। अप्रूव मतलब वो होती है कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, इसे अप्रूव कहते हैं। तो कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, कार्बन का अप्रूव है, उस सारा अप्रूव में सबका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सेम ही होंगे। मतलब जैसे जैसे बॉन्डिंग टोनिंग का जो भी सब चीज़ पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग, वो सारा बात सेम ही होगा, लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सब में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसी कारण से ना कार्बन के एक अप्रूव हीरा भी है और एक अप्रूव ग्रेफाइट भी है। जो मुलायम है, एक समझने कर दो कितना कठोर है, उसके जैसे विपरीत है, रिवर्स डायरेक्शन में 180 डिग्री में घूम गया है। तो लेकिन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही है, लेकिन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। केमिकल मतलब प्रॉपर्टी होता है कि आंतरिक गुण उसका, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब छूने से, देखने से, यही सब होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसे तुम महसूस कर सकते हो। समझ में आ गया ना, ये चीज़ होती है फिजिकल और होती है केमिकल। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब वही हुआ कि उसके अपरूप अलग अलग फॉर्म से नेचर में पाए जाते हैं। उसको हम लोग दो प्रकार से क्लासीफाई किए थे, एक क्रिस्टलाइंस, एक नॉन क्रिस्टलाइंस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होती है, तो वे सॉलिड्स जिसमें रिजिडिटी होती है, जिसमें दृढ़ता होती है, नहीं, और जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, निश्चित होती है, उसे कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसे रवेदार ठोस कहते हो उसमें, नहीं। इसका एग्जाम्पल जो होती है रवेदार ठोस क्या होती है, जैसे डायमंड है, जैसे क्या हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया,
ये सब। हाँ, इसके बारे में सोडियम क्लोराइड हो गए, क्वार्ट जो हो गए QAR, आगे हम पढ़ाएंगे, SiO2, और भी बहुत सारे सॉलिड्स हैं वो होंगे, क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, रवेदार ठोस होंगे। इसमें इतना ही जानना तुमको है, नहीं अब जान लो थोड़ा सा, जान लो किसके बारे में, नॉन क्रिस्टलाइन में। 12th होता तो ज़्यादा पढ़ाते, नहीं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बेरवेदार ठोस। हिंदी देना जरूरी है, टेक्निकल पॉइंट्स जो भी है ना उसको हिंदी भी जानना चाहिए और इंग्लिश भी जानना चाहिए, कब कैसा क्वेश्चन दे देगा तो वहाँ पर। और इसी चीज़ को जान लो, बहुत सारे बुक में एमोरफस भी कहते हो, एमोरफस, एमोरफस सॉलिड्स, कौन सॉलिड्स, एमोरफस सॉलिड्स, या उसी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बेरवेदार ठोस। जब कुछ में रवा नहीं होगा, रवादार में क्या होगा, रवा होगा, पार्टिकल होगा, रिजिडिटी स्ट्रक्चर में होगी, ज्योमेट्री उसका निश्चित होती है, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है। बेरवेदार यानी कि नॉन क्रिस्टलाइंस अमरफस में जस्ट उसका विपरीत हो जाएगा। वे सॉलिड इसमें रिजिडिटी तो होगा, कठोरता तो होती है, रिजिडिटी होती है, लेकिन ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती है। समझ में आ गया ना, ज्योमेट्री क्या होगा, निश्चित नहीं होगा। रिजिडिटी होगी, कठोरता होगी, लेकिन ज्योमेट्री निश्चित नहीं होगी। जैसे रबड़, कठोर तो होता है ना रबड़, ऐसा थोड़ी पूरा मुलायम ही है। नमरा दो, चेंज हो गया ज्योमेट्री, इसका तो नमरा करेगा चेंज, नहीं होगा ना। रबड़ को तो चेंज कर सकते हो ना। रबड़ का ज़्यादा होगा इलास्टिसिटी, के स्टील का होगा, कैसे समझा, ज़्यादा कौन नंबरेगा, रबड़ के स्टील, रबड़ तू बताओ, फिर से जवाब बदल सकते हो, मौका एक देते हैं, एक चांस। कैसे समझा स्टील, कहाँ पढ़ा था, कहीं पढ़ा था कि मुझे मन से कर रहे स्टील ही होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन फंसाते हैं, ये जानना होगा तो उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग तुमको थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं लेंगे अभी जानकारी। फिजिक्स वाला क्लास में किसी दिन मौका लगेगा तो पढ़ा देंगे। स्टील का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील ज़्यादा नंबर सकती है रबड़ से। सुनने में अच्छा नहीं लगता है, होता है लेकिन ऐसे है, क्या करेंगे। हम लोग उसको उस लायक भी नहीं हो समझा पाएंगे उतना भी, कंसेप्ट टेक्निकल कॉन्सेप्ट मतलब यूज करेंगे तो बुझेंगे करेगा क्या कर रहा है। इसलिए जान लो ऐसा होता है। सारा चीज़ जवाब नहीं दे सकता है, कुछ चीज़ जान लो होता भी है, ठीक है ना। तो रबर हो गए, ग्लास हो गए, प्लास्टिक हो गए, ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बेरवेदार ठोस। और NCERT का बुक्स का मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल लिखा था तो वो डाला हूँ यहाँ पर। तो ये फिर तुम लोग अलाय बलाय रोटेशन क्या रखते हो ऑन, यही बंद कर देता है, फेंक दो उधर मोबाइल को। कोई ले लेगा, ऐसा बहुत है जिसको नसीब भी नहीं हुआ है मोबाइल अभी तक। ये दोनों में अंतर दिया हुआ है, क्रिस्टलाइंस और नॉन क्रिस्टलाइंस में। ये 12 का फर्स्ट चैप्टर का NCERT बुक का ही मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा है। समझ में आ गया ना। देखो यहाँ आकार दिया है, निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार इसका होगा, किसका, क्रिस्टल ठोस का। इसका आशा क्या लिखा है जी, असमाकृति आकार होगा। पता नहीं हिंदी में, अब देखो ठीक है जो भी होगा। अरे जान गया ना क्या होता है, बात खत्म है। हाँ एगो है ही इम्पोर्टेंट है, विदलन गुण, पता नहीं क्या हो, काटने के बाद तेज धार वाले औजार से काटने पर यह 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतह सपाट और चिकनी होती है। किसको, क्रिस्टल सॉलिड काटेगा ना तेज धार वाले सतह से, मतलब बढ़िया से कट जाएगा, अच्छा तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसे काटेगा यह अनियमित सतहों वाले 2 टुकड़ों में कट जाते हैं। मतलब इसको काटेगा ना, मान लो क्रिस्टलीय सॉलिड्स है तो मतलब सतह प्लेन मिलेगा पूरा, और यदि अक्रिस्टलीय सॉलिड्स है तो सतह पूरा प्लेन बड़ा कष्ट से कटेगा। जैसे तू अपने हाथ एक बार काट के देखना, यह पूरा प्लेन कटेगा और नहीं कटेगा प्लेन पूरा, आए कटता है
आज कर सकते हो प्रैक्टिकल, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, या मोबाइल को ही काट के देखो, देखो कैसे करता है, देख लेंगे एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके। नहीं तो जैसे इस प्रकार से कुछ समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। ग्रेजुएशन करने लेना, क्योंकि टॉपिक कहाँ के है, 12th के हैं टॉपिक, समझ में आ गया ना। तो वहाँ जाओगे तो रामायण ग्रंथ सुनने का मौका मिलेगा, सत्यनारायण भगवान का कथा है, वही अंतर को जो अभी पढ़ा है ना, उसी को यहाँ पर लिखल है, और ये अपने लैंग्वेज में है, और वो एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, यही देखो सारा तुमको समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी नहीं डिस्कस करेंगे, तो जान जाओगे ना अभी 12th, इसी कारण से, इसीलिए इसको क्या किया जाता है। अब देखो, अब लोग 11th नहीं पढ़ेंगे ना, यहाँ कोवैलेंट सॉलिड्स है ना, और जब तुमको पता ही ना होगा कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या है, तो कोवैलेंट सॉलिड्स कैसे समझ में आएगा। लोग ये तो 11th में पढ़ाया जाता है, ये 12th में यहीं शुरू डायरेक्ट होगा, तो तुमको ट्रेन लगेगा, तू पढ़ लिए हो, तुमको पता है कोवैलेंट बॉन्ड्स बन के जो बने कंपाउंड्स वही कोवैलेंट सॉलिड्स होंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ आयनिक सॉलिड्स हैं, तुमको पता नहीं, यदि आयनिक तो आयनिक कंपाउंड के निर्माण कब होते हैं, तो आयनिक सॉलिड कैसे समझेगा, है ना सब। मेटालिक सॉलिड, मेटल के बारे में पूरा पढ़े हो तुम, धातु के बारे में पढ़े, धातु धातु तब फिर तो वही सब चीज़ें हैं। और देखो एक चीज़ और दिखा देते हैं, बोले तो कभी दिखाएंगे कि 12th में आकर के जो अपना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन है, रिएक्शन कर कंपाउंड ही बनाते हैं, तो यहाँ विराजमान है जेनॉन की यौगिक, और जेनॉन की ये सब यौगिक है, और उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। इतना खत्म होने के बाद तब कंपाउंड बनाते हैं, बोले कि दिखा देंगे, आज कॉपी का मौका मिला, समय आने पर ही। जेनॉन डिफ्लोराइड जो भी एलिमेंट है, XeF और जेनॉन टेट्राफ्लोराइड्स नहीं पढ़ना है अभी हम लोग को। वहाँ जाओगे तो 12th में जाकर के जेनॉन रिजेक्शन भी करता है और कंपाउंड का भी निर्माण करता है, लेकिन 10th तक यही पढ़ाएंगे कि कंपाउंड निर्माण नहीं करते हैं। जैसे 10th में पढ़ाते हैं कि गलते पढ़ाया जाता है, वही सिलेबस में दिया हुआ है कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ऐसा होती नहीं है, लाइट ट्रेवल करती है वेव के फॉर्म में, लेकिन 10th में वही पढ़ाएंगे कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। और चुपचाप कान में शुरू से कह देते हैं कि वेव ग्रुप में ट्रेवल करती है, जान ऐसा शांति से, वो स्ट्रेट लाइन ही वहाँ टिक लगाना तुमको है, वहाँ पर वही दिया गया है, समझ जाएगा ना। वेव कंसेप्ट तो बाद में है ना, कि लाइट जो फोटोन के छोटे छोटे बंडल रूप में ट्रेवल करती है पैकेट रूप में, जो चल ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब ये तो आप क्रिस्टलाइंस कल नहीं समझ में तक आया होगा, आज चल गया ना पता, ठीक है, कल टाइम भी कम था तो इसीलिए नहीं समझा थे, अब थोड़ा सा जान लो। हाँ, तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, इस सब का स्ट्रक्चर क्या होगा, रिजिडिटी होगी, और ज्योमेट्री क्या निश्चित होगी, तो समझ में आ गया होगा क्रिस्टलाइन क्या होती है। अब थोड़ा सा हम लोग प्रश्न करते हैं कोयला की तरफ, समझ में आ गया ना, इसके तरफ बात करेंगे कोयला, क्योंकि ज्योग्राफी में तुम लोग डिटेल में पढ़ चुका है एक बार कोयला के बारे में, 10th में उसमें बढ़िया दिया है पढ़ने के लिए, पढ़ा है ना। अरे बोल लेंगे, मान लेंगे हम लोग कि तुम लोग बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, और जैसे जानकारी लेना होगा तो टेलीग्राम भेज दिए हैं कि इस बारे में जानकारी ले सकते हो, लिखा है यहाँ पर। वैसे 12th में पढ़ने का मौका मिलेगा, समाज के इज्जतदार लोग सब पढ़े हैं, जाकर संपर्क कर लेना उससे, कोई दिक्कत, लोग पढ़ा होगा ना, जाकर उससे मिल लेना एक बार, नहीं बताएगा क्या कोई। हाँ वो पहले कहिए तो तभी, चलो बोलो, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन होते हैं, टेलीग्राम पर पढ़ का ऐसा मैसेज, हाँ बोलो, हाँ तो बोलो चारकोल क्या होता है। अच्छा तो पूरा काट दिए हो इसको, अब फिंगर लगने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फैशन में तो नहीं ना कुछ होगा, फैशन थोड़ा होना चाहिए आजकल, लोग कहेगा ब्लेड से लगता है मुसवा काट दिया अच्छा नहीं समझा, मुसवा फिंगर लगा रहा था अपना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सक्सेस ने गोसा से खा करके भाग गया उसी को, बोला अपना हिस्सा हमने ले लिया, समझ में आ गया ना। हाँ चलो बोलो, चारकोल क्या होती है नहीं पता है, हमको पता है, तुमको क्या नहीं पता, वो तो सबको पता है, कोयला वो तो पटना छठा शुरू हो जाता है, नहीं होता है शुरू, वो क्वेश्चन का होगा पता, लेकिन क्या नहीं पता है हमको पता है, चीज वो चीज़ हम बता देंगे, समझ में आ गया ना। अब देखो हाँ, तो ये हम लोग आज जानकारी लेने वाले हैं, समझ में आ गया ना, तो किस प्रकार से कोयले का निर्माण होते हैं। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले, कितना साल पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, हम लोग के युग में हम लोग उस समय थे ना, अरे उस समय हम लोग होंगे, लेकिन नहीं याद, अलग बात है, होंगे ना। जब कहा जाता है कि आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, हम लोग तो पक्का उस समय होंगे, चाहे जानवर के रूप में होंगे ना विराजमान, इसीलिए मान के चलो तुमको मानना पड़ेगा, यदि भगवान में आस्था है तुमको भी मानना पड़ेगा कि हम लोग उस समय थे, और नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं है,
सिंपल सी बात है, तो अपना बात तो हम मनवा ही लेंगे। हाँ, भगवान में नाश था, हाँ, तो इसीलिए उस समय हम लोग होंगे, चाहे याद नहीं हम लोग को अलग बात है, तो उस समय हम लोग को याद नहीं है, ठीक है ना। तो उस समय क्या हुआ था, भूकंप आया था, याद नहीं है, मान के चलो, याद करो, बहुत बड़ा भूकंप या धरती फट गया था, टेक्टोनिक प्लेट जो भी है, बहुत अधिक प्रेशर धरती का गर्म था उस समय, डायनासोर युग में, समझ में, हम लोग डायनासोर ही हो सकता होंगे उस समय। तो क्या हुआ, पृथ्वी का प्रकोप, कहर जिसे कहते हो, कहर एक फिल्म में जाकर देख सकते हो। तो उस समय इतना जनसंख्या था नहीं, उस समय जानवर गाछ वृक्ष था, तो सारा का सारा क्या हो गया, गाछ वृक्ष जो भी एनिमल है, बड़ा बड़ा पशु सब है, उस समय हम लोग कुंटल लोग खाते होंगे, मान के चलो, आदमी खाने तो जानवर ही होगा ना, तो हम लोग उसी फॉर्म में होंगे उस समय, कोई दिक्कत नहीं। धरती के अंदर समा गए, किधर समा गया, सब सारा का सारा सब धरती के अंदर समा गया। उसका धीरे धीरे क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया, कोई अब वही जो धरती के अंदर गया, मान लो धरती फट कर उसके अंदर समा गया, होगा ना ऐसा, तो बहुत कुछ जो होगा, गाछ वृक्ष सब या पेड़ पौधा सब या यानी बड़ा बड़ा पशु सब, डायनासोर उस समय था तो बहुत बड़ा बड़ा था। ऊँट देखे हो ना, एक बार में उसको मारता तो ऊँट उठ के पानी नहीं पीता, ऐसा ऐसा ताकतवर डायनासोर था, जस्ट लाइक जैसे फिल्म देखने के लिए मिलता है, वही उसी प्रकार से, समझ में आ गया ना। 25-25-30 फीट तक के थे उसमें डायनासोर, पता होगा ये बात। हाथी सबको तो चलने नहीं देता, इतना ताकतवर डायनासोर था। आज का हाथी कहाँ है उसके समान में, कुछ भी नहीं है। तू अनुमान कल्पना करो, हाथी के भी देखे हो आँख से कभी देखे हो? अरे हाथी कभी आँख से देखा है? हाँ, तो मान लो या कभी पटना जाने का मौका मिलेगा तो ठीक, वहाँ भी तो हाथी है, लेकिन उतना विशाल हाथी नहीं। एक बार सहरसा में देखे थे, हाथी आया था, वाह सही में हाथी था, नहीं तो कभी देखना। तो जो भी था, ऐसे ऐसे जो और भी बहुत सारे उस समय भयंकर जीव हुआ करते थे, बड़ा बड़ा जीव हुआ करते थे। तो सुना होगा कि पहले एक आदमी भी होता था 10 फीट का, सुनने में आता है, देखे तो नहीं अभी तक हम भी हैं, तू भी नहीं देखा होगा, कल्पना कर सकते हैं। तो सारा का सारा धरती के अंदर समा गया, और वो लाखों करोड़ों साल धरती के अंदर दबा रहा। धरती के अंदर क्या होगा, अच्छा ठीक है, दबा रहेगा तो उसका डिकम्पोजिशन हुआ, ऊपर लगा खैला बदल करके सड़ गया, पच गया, अब धीरे धीरे वो क्या बन गया, कोयला बन गया। अब तुमको पता है सड़ता है तो महकता है, नहीं कहते हो, गंदा आ रहा है गैस, वही बन गया खाना। जब खूब एकदम निक भोजन खाते हो, उसी सबसे ना मीथेन गैस, नेचुरल गैस कहते हो, पेट्रोलियम कहते हो, है तर के जो कहते हो, नहीं हम तो शाकाहारी हैं। अरे तू शाकाहारी, खूब शाकाहारी हो। वो जो कोयला बना, हो सकता है कि हड्डी का ही शेष अवशेष होगा, और तू प्रेम से भोजन और उस पर रोटी को दे करके फुला होटल में देता है पकड़ करके, बाद से अंदर से दाबेगा। तो आजकल कोई नहीं शाकाहारी, सीधा सीधी है, तुम दिमाग लगाओ। हाँ, डायरेक्ट नहीं खा रहा, इनडायरेक्टली तो तू उसका अंश आ रहा है तुम्हारे शरीर में, इसलिए ये सिर्फ हम लोग ही, बस दूध तो सब खाता है, समझ में आ गया ना, क्या आता समझ में आ गया ना। तो वही कोयला है, नहीं तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या हुआ, तो उसी से क्या बना, कोयला बना, वहीं से पेट्रोलियम भी निकलती है, सारा गैस, नेचुरल गैस कहते हो, सारा चीज़ वहीं से निकलती है, धरती के गर्भ से ही, नहीं तो वो चीज़ हो गई। अब वही जो कोयला है, अब कोई क्या है, धरती से कम डेप्थ पर है, कोई थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा अंदर, तो उसी के अनुसार से जो जितना अंदर है उसके ऊपर, या नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर नीचे जाओ, हम लोग कोयला को कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कोयला कैसे प्राप्त किया जाता है पता होगा, कोयला के खदान पाए जाते हैं, कहीं सब जगह नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़े है कि सब जगह भूकंप आकर के धरती के अंदर समा गया होगा, किसी जगह हुआ होगा, और जिस जगह हुआ होगा तो उस जगह कोयला खदान मिलेगा तुमको। जितना भी खनिज मिनरल धरती पर देखते उपलब्ध है, सारा चीज धरती से निकलता अंदर से। चूना पत्थर देखते हो, लोहा सब देखते हो, ये सब तो भूकंप के ज्वालामुखी द्वारा इसका चट्टान सब पाए जाते हैं, इस प्रकार से निकाले जाते हैं सब चीज़। तो वही इमेज मैंने यहाँ पर भेजा है, आप देखो, जैसे यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर जो इमेज पूरा लाइट भरा हुआ है इसका, हाँ ये पेड़ पौधा है ना, बहुत सारा भूकंप आया, समथिंग लाइक जिस प्रकार से हुआ, ये सब अंदर चला गया। क्या हुआ, ये सब अंदर चला गया। नहीं तो एक इमेज देखो, तो अंदर चला गया, तो इस इमेज से समझ में आएगा, अंदर चला गया। जो ऊपर में रहा घास फूस समथिंग अलाय बला जो भी है, उस पर अरे धरती के अंदर लगेगा तो मट्टी उसके ऊपर दाबेगा ना, उसको प्रेशर लगेगा ना, अंदर में सड़ेगा ना, तुमको पता है सब चीज सड़ता है, और वहाँ ऑक्सीजन भी उपस्थित नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। जैसे जैसे धरती के अंदर जाओगे ना, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, पता नहीं ये बात है। एक समय ऐसा ऑक्सीजन भी नहीं है। और एक बात और,
जो आदमी ऊपर जितना लगता है ना शांत, अंदर से उतना गुस्सेला है। धरती उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। ऊपर में कितना ठंडा है, नीचे जाओ तो तू रह नहीं पाओगे, बहुत अधिक टेम्परेचर है। खोल रहा है, जैसे खोलता है ना, फिल्म में देखता होगा कि गुंडा अटैक भट्टी से निकालता लोहा का रड, तब पीटना शुरू कर, हीरो निकालता गुंडा का हीरो तो कैसा खोलता है, उससे भी अधिक खोलता है कौन, धरती के अंदर जो क्रस्ट है ना, जिसे कहते हो कोर, सेंट्रल पार्ट, वहाँ मिनरल्स और खोल रहा है, लोहा सब उबल रहा है अंदर में। समझ में आ गया ना, इतना अधिक हाई टेम्परेचर है। क्योंकि आज से अरबों साल पहले धरती भी क्या था, आग का गोला ही था। क्योंकि यहाँ बहुत सारा उल्कापिंड आकर के टकरा रहे थे, तो धीरे धीरे ठंडा हुआ, धीरे ठंडा हुआ, गुस्सा उसका क्या हुआ, लेकिन अंदर से भी गुस्सा हुआ है। और जब उसको कोई डिस्टर्ब करेगा तो फिर गुस्सा उसका फूट करके बाहर निकलता, तो ज्वालामुखी के रूप में गुस्सा निकलता है उसका। कभी कभी उसी से भूकंप आता है, तो हम लोग थर्रा मानते हैं, इसलिए डरो उससे, तो दिक्कत। हाँ, तो वही जो खाद्य पदार्थ वही जो गाछ वृक्ष एनिमल ट्री है, और वो जो भी है, तो जो धरती से थोड़ा सा मान लो वो सबसे ऊपर रह गए हैं, सबसे ऊपर रह गए हैं, उसके दबने कारण जो होती है ना, उसे कहते हो पीठ। तो 1 2 3 4 5 प्रकार के होते हैं कोयला, जनरली 4 प्रकार कहते हैं, लेकिन तू 5 प्रकार के मान के चलो। एक होते हैं पीठ, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद सब बिटुमिन्स एंथ्रासाइट। लेकिन इन जनरल हम लोग कहते हैं 4 प्रकार के, एक होते हैं पीठ, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट्स। लेकिन लिग्नाइट और बिटुमिनस के बीच का एक होती है, जिसे क्या कहते हो, सब बिटुमिन्स कहते हो। बाउंड्री हो गया दोनों का अलग करने वाला, जिसमें कि सब बिटुमिन्स में लिग्नाइट का भी गुण पाया जाता है और बिटुमिन्स का भी कुछ गुण पाया जाता है। तो पीठ में मतलब लोग कोयला को नहीं मानते, लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन पीठ को इसलिए नहीं मानते हैं कोयला कैटेगरी में, लेकिन मानते भी है। कारण इसके पीछे क्या है, उसको जलाओगे इतना धुआं करेगा, हालत खराब कर देगा। अच्छा कोयला वही होता है जो कि धुआं कम करे और ज़्यादा समय तक जले, वही ना गुड क्वालिटी ऑफ कोयला होती है ना। कोल जिसे कहते हो ना, COL, जो कल कोल के बारे में जानकारी कल बोले थे, टॉपिक बाद में डिस्कशन करेंगे, आज उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे इस पीठ के बाद देखते हो घास भूस है, इससे जो बनेगा कोयला तो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं होगा, बैड क्वालिटी कोयला होगा। थोड़ा सा इससे अंदर आ जाओगे तो यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पर किस तरह का कोयला मिलेगा, लिग्नाइट मिलेगा, कि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर होगा, इससे थोड़ा अच्छा मिलेगा। इससे थोड़ा नीचे और जाओ कौन मिलेगा, उससे नीचे जाएगा तो बिटुमिनस, उससे नीचे जाओगे तो एंथ्रासाइट्स, जो कि जम्मू कश्मीर के इलाका में कुछ पाए जाते हैं, इंडिया में ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं एंथ्रासाइट्स कोयला, और जो कि सबसे अच्छा क्वालिटी कोयला पाए जाते हैं। और एक खुशी वाली बात है, लोग बुरा सब हुक्का पीते थे गाँव में, उसमें एंथ्रासाइट्स की कोयला 10 टका 12 टका में 20 टका में आता है ना, जो भी इतना बड़ा साइज था, वही डालता था पहले के समय में लोग हुक्का पीने के लिए। एंथ्रासाइट्स था, और वो छोटा सा ही मतलब कोयला रहेगा इतना बड़ा, और ज़्यादा समय तक हीट प्रोड्यूस करेगा, और धुआं भी नहीं बराबर लगभग नहीं है देता है वो। लेकिन इंडिया में ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, पता होगा तुमको। एंथ्रासाइट्स कोयला इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। झारखंड में भी कोयला खदान सबसे अधिक है, लेकिन झारखंड में भी कोयला खदान सबसे अधिक है, लेकिन उत्पादन कोयला कहाँ से अधिक निकालते हो, पहले शायद उड़ीसा था, नहीं उड़ीसा ही वो भी होगा, पहले दूसरा स्टेट साइड था, हम इस पर कन्फर्म नहीं है, उड़ीसा ही होगा। 99% चांस 1% मिसप्रिंट हो सकता है। समझ में आ गया ना, उसी देख लेना, वो उतना इशू नहीं है कि हम लोग साइंस से भी पढ़ रहे हैं, वो जीके वाली बात हो गई। समझ में आ गया ना, साइंस को किरण कुछ से क्या लेना देना है, बात समझ में आ गया ना। ये कोयला के बारे में हम लोग जानकारी दे दिए, तो थोड़ा जानकारी देते हैं किसमें कितना परसेंटेज होती है कोयला का, थोड़ा सा स्वाहा समझ में आ गया ना, चटनी दे देते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब देखो कैसे कैसे कोयला बनता है। तो अब देखो जैसे ये ग्राफ दिया गया है, नहीं दिखने से तो लगता है इंग्लिश से डर लगेगा, लेकिन डरो मत, जो डर गया सो मर गया, कहता है ना। कितने आदमी थे, सरदार 3 आदमी थे, फिर भी खा लिया। क्या सोचा, सरदार खुश होगा, चावसी देंगे हैं, तोहफा देंगे, नहीं, पहले बुदबुदी करके उसको फंसाता है, नहीं, चलो ठीक है। तो अब देखो ये पीठ है, नॉट ए कोल, ये से कोल कहते नहीं रखते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि पार्सली डिकेड प्लांट, मतलब ये जो पीठ बनते हैं ना, PAT, पार्सली डिकेड प्लांट, मतलब पूरी डिकम्पोजिशन उसका हुआ ही नहीं है 100%। समझ में ना, मैटर इन स्वैम्प्स एंड बॉग्स, लो हीट कंटेंट, ज़्यादा हीट नहीं देता है, धुआं भी अधिक देता है। पीठ पर क्या है, अधिक पीठ पर हीट पड़ेगा, डिकम्पोज होगा और प्रेशर भी पड़ेगा, उससे लिग्नाइट बनेगा, जिसे कहते हो ब्राउन कोल, भूरा कोयला जिसे कहते हो। लो हीट कंटेंट, ये भी उतना हीट कंटेंट नहीं है, समझ ना, लो सल्फर,
कम सल्फर इसमें मात्रा है। कंटेंट लिमिटेड सप्लाइड इन मोस्ट एरियाज, उतना सप्लाई नहीं है, लिमिटेड सप्लाईज है। इस पर पड़ेगा हीट और प्रेशर तो कौन कोयला बनेगा, और जिसे कहते हो कौन कोयला, सॉफ्ट कोल कहते हो। एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए फ्यूल, हम लोग इसको किसका यूज करते हैं, फ्यूल रूप में। अरे खाना नहीं बनाते हो। एट हाई हीट कंटेंट एंड लार्ज सप्लाईज, ज़्यादा हीट भी देता है और सप्लाई भी इसका क्या है, अधिक है। इंडिया में ज़्यादा हीट कोयला पाया जाता है, पता होगा। और इस पर भी बिटुमिनस कोयला पर भी हीट और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कैसा कोयला बनेगा, एंथ्रासाइट्स हार्स कोल मतलब मिलेगा। हाईली डिजायरेबल फ्यूल, अच्छा खासा ईंधन रूप में तुम बना यूज कर सकते हो। नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट, अधिक हीट होती है इसमें। सप्लाईज आर लिमिटेड इन मोस्ट एरिया, कम ज़्यादा एरिया नहीं पाए जाते हैं, तो हम लोग इसको मान लो यूज़ करना होगा तो अदर कंट्रीज को हम लोग मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। मतलब बना ऐसा मतलब तो बेचना, सुबह डिस्कशन कुछ था ना, इंपोर्ट करना मतलब क्या होता है। अब ये तो बोले हैं, चलो बोलो। अरे लेना, इंपोर्ट मतलब खरीदना, खरीदना। ऐसा मतलब बेचना। एक्सरसाइज करते हो ना, शरीर से पसीना निकलता है ना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर देना, बेच लिया। इंपोर्ट करके हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से मंगा लेते हैं। समझ में आ गया ना, ये जानकारी मैंने दे दिया। अब देखो, देखे हो कभी ये कोयला सबका फिगर भेजे है ना, कोयला फिल्म देखे हो, कौन कौन देखा है। कोयला अमिताभ बच्चन नहीं, शाहरुख खान का है। तो इसको पता है, गुंडा को नहीं हो कह दो। ये है क्या चीज, सबका काका कौन गुंडा है, अमरीश पुरी। हाँ, अमरीश पुरी। उसको क्या करता है, उसके मुँह में कोयला देता है, दे देता है। अब बाद में ठीक कैसे होता है, पहाड़ी से गिरा देता है, जंगल में जाता है, हाथी बंद हो जाता है। कौन चीज, गला में जुड़ा आवाज। अब बाद में क्या होता है, उसको मार करके फेंक देता है ना जंगल में। उसको किसको मिलता है, वो आदिवासी को मिलता है ना। आदिवासी क्या करता है, गला कोयला उसका निकाला, ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेशन करता है ना, कोयला से फिर वो बोलना शुरू कर दिया। कोयला से उसका आखिर दब जाता है ना, जो आवाज जो आता है जिससे निकलता है वही दब जाता है, उसको अपना खोल देता है उस नली को। देखा है ये, तू देखे हो, आज जाके देखना मोबाइल, इसको भी दामी मोबाइल जो है, टेंशन क्या लेते हो, देख लेगा जाकर के, देख लेगा ना। मूवी अच्छे होता है, हाँ कुछ आज जाके देखेगा ना, कौन सी कोयला मूवी देखे, रिविजन नहीं किया था, बहुत बार देखे, फिर से रिविजन कर लेना। तो यही जो इमेज तब तक लोग गप लगा रखे थे, टेंशन नहीं लो। समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ से ये क्या हो गया, एंथ्रासाइट हो गया। ये कोयला किसा देख रहा है, एंथ्रासाइट। मारो बढ़िया बढ़िया इमेज ला खोल करके, सर्च मार लो ना, ठीक है ना। अच्छा इमेज लेंगे। आज हमको पता था कि आज टाइम मेरा ऐसे ही जाएगा, कोयला के बारे में पढ़ाने में ही चला जाएगा आज टाइम। पानी पीजिए। नहीं पिएंगे पानी नहीं, इसको भी लेना है, पी सकते हो। मारो टाइप्स ऑफ कोल, सर्च मारो। हाँ लिखो ना एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट मारेगा तो सब अपने चलाएगा। दिखा देते थोड़ा सा, अपना जानकारी ले लीजिए, एक दिन जाएगा, टाइम बर्बाद होगा, क्या दिक्कत है। जब हम लोग लिख भी नहीं रहे तो थोड़ा सा समझ। हाँ ला इधर, ये देखते हो ना, यही एंथ्रासाइट कोयला है। कभी देखेगा ना, जेबी में ले लेना। और पता है ना एंथ्रासाइट कोयला को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, सुना होगा कभी। एंथ्रासाइट को कि कोयला को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, कंफर्म नहीं है। इतना कंफर्म है कि कोनो कोयला टाइप को या सिर्फ कोयला को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। शायद एंथ्रासाइट ही होगा। उसको क्या कहते हो, एंथ्रासाइट शायद नहीं होगा। हम इस पर कंफर्म नहीं कर सकते हैं इसी को कहा जाता है, इसके लिए हम कंफर्म नहीं, झूठे क्या कहेंगे, यही होगा। कल बता देंगे वैसे, समझ में आएगा ना। देखो कहीं देखे थे इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, नहीं। ज़्यादा बिटुमिनस पाया जाता है ना, तो हम लोग आजकल जो हाँ बिटुमिनस को शायद पाया जाता है। एक आदमी इसको मारो तो सर्च, ब्लैक गोल्ड किस टाइप्स के कोयला को कहा जाता है, पता चल जाएगा अभी। तो देखो इसलिए ब्लैक काला सोना इसलिए कहा जाता है, पता होगा ना। आजकल बिजली बनाया जाता है ना, वो भी कोयला से बनाया जाता है। ईंधन के रूप में पहले ट्रेन में यूज किया जाता था ना, कोयला यूज किया जाता था ना। तो ब्लैक गोल्ड पीस खाना नहीं खाए हो, नहीं
ब्लैक गोल्ड किस टाइप्स के कोयले को कहा जाता है? According to David Bhaskar, एक चरण की प्रक्रिया के बाद डेंड्राइटिक फाइबर कुछ भी नहीं, हम खोज कर लाएंगे तुमको, अल्लाह बल्ला वो बकेगा भी। इतना जल लेगा ना ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, तू खुद भी खोज सकती हो, समझ में आ गया ना? ये कोयला कैसा कोयला ये है? ये एंथ्रासाइट्स है। नहीं, उसके बाद कौन कोयला था बोलो? स्वादिक हाँ, बिटुमिनस। बिटुमिनस नहीं, कोल बिटुमिनस नहीं। तो अभी देखा था ना, ये क्या कोयला हो गए? बिटुमिनस। कुछ दोनों क्वालिटी में अंतर बुझा रहा है ना? उसमें अच्छा, चमक उसके अधिक बाद था। कौन है बिटुमिनस के बाद? लिग्नाइट। लिग्नाइट। देखो टीचर, अब देखो तू कोयला के बारे में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा मिनट देख लेंगे, 2 मिनट लगा कर, क्या दिक्कत है? और अच्छा से हो जाता है क्लियर। अब देखो ये कैसा कोयला है? लिग्नाइट है। देख रहे हो दोनों कलर सबका? ग्रुप में डाल देना, सब देखेगा। अब कौन बचा है? पीट। पीट बचा है। पीट देगा क्या? अब देखो ये क्या होंगे? ये पीट होंगे। देखते हो, मतलब उतना अच्छा नहीं कोयला है, इंफीरियर क्वालिटी। मुझे लगता है कि ऊपर से हम, लगता नहीं है, देखो तो लगता नहीं है, ऊपर से उखाड़ दिया सब है। बिटुमिनस में हैं? सब बिटुमिनस भी होगा था। हाँ, तो दोनों के बीच में होगा सब बिटुमिनस। देख लिया ना? यही सब पीट है, मतलब जो ज़्यादा डेप्थ में नहीं ज़्यादा निकालते हैं, तरल। ऊपर से निकाल लेते हो। हैं? सब बिटुमिनस। ये होंगे सब बिटुमिनस, ठीक है ना? अब चल गया पता, इसलिए दिखाए। कभी मार्केट में कोयला खरीदने जाओगे, दुकानदार तुमको बेवकूफ़ न बना दे। तुमको पता होगा किस टाइप से कोयला क्या प्रॉपर्टी होती है। अब कौन लेंगे तो कैसा कोयला मिलेगा हमको। अब थोड़ा सा जानकारी और देते हैं, किसमें कार्बन कितना परसेंटेज क्या होती है, ये फिगर से हमको पता चलेगा। हाँ देखो, इस फिगर में देखो। अब देखो, अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो इंक्रीजिंग हीट एंड कार्बन कंटेंट, यानी कि इधर से लेफ्ट से बनेंगे कि राइट बनेंगे, धीरे धीरे हीट ज़्यादा, मतलब जलाओगे तो ज़्यादा हीट देगा, तो हमको हीट चाहिए ना। कोयला जलाने का मोटिव क्या होती है? हीट ज़्यादा, उसमें उसलिए कोयला खरीदते हो ना। जैसे आगे बढ़ोगे तो हीट एंड कार्बन कंटेंट क्या होगा? और सबसे अधिक किसमें होगा हीट एंड कार्बन कंटेंट? एंथ्रासाइट। उससे कम, उससे कम, लिग्नाइट। उससे कम। पीट। बस याद नहीं करना पड़ा, डायग्राम्स मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ लिए। इधर बढ़ो, इधर बढ़ेगा तो सबसे कम मॉइस्चर किसमें होगा? अच्छा बोलो, मॉइस्चर अधिक बढ़िया कि कम बढ़िया? कम बढ़िया। कम बढ़िया। अरे नमी कम रहेगा, पानी का अंश कम रहेगा, तभी ना बढ़िया जलेगा। Yes, sir. कहते नहीं अंगूठा कसकर है, उसमें मॉइस्चर अधिक है, नहीं जलेगा बढ़िया से। सूखल का कहेगा जलेगा बढ़िया से, तो ये तो खूब सूखल धन हन है, तभी जलता है बढ़िया से ये है। इससे अधिक मॉइस्चर में, इससे अधिक मॉइस्चर, सबसे अधिक मॉइस्चर किसमें होगा? इसीलिए ये जलता नहीं बढ़िया, धुआं खूब अधिक करता है। तो चूल्हा और खाना बना, कौन कोयला को चल वो बिटुमिनस ही था। दूसरा बिटुमिनस मिलता है तो वही ना होगा। अरे तुम्हारे यहाँ जो रहेगा वही न पिएगा। अब है चापाकल का पानी पिएगा? नहीं नहीं नहीं, हम मंगल ग्रह का पानी पिएंगे। वहीं से लाओ, या चंदना पर से पानी लाओ, वहाँ का हम लोग यूज करेंगे। तो नहीं पॉसिबल है ना, उसके लिए तो टिकट कटाना पड़ेगा तुमका। वहाँ कभी जाओगे घूम के तो हमरो ले भी ले आना। टिकट मतलब समझते हो ना? फ्री का टिकट। फ्री का टिकट। जो एगो सब सुने हो अकबर बीरबल का कहानी? एगो कहानी सुने थे, बहुत दिन भूल गए हैं कहानी। नहीं, एक, हाँ, एक राजा बहुत क्रूर था। अकबर बीरबल, एक राजा बहुत क्रूर था। नहीं, ऐसे कुछ शॉर्टकट में कहानी, बहुत राजा क्रूर था। तो उससे हमको क्या मतलब है न? वो, हाँ, तो वो प्रजा में आदेश दिया। छोड़ो, कहानी कुछ भूल गए हैं, कभी कभी देख कर बताएंगे। कहीं सुने थे बुढ़े मुँह से। टॉपिक वो लोग आगे गए, टॉपिक हम डाइवर्ट कर देंगे। आशा है कि इतना समझ में आ गया होगा टॉपिक्स को। नहीं, आगे चलो। अब आगे हम लोग प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को है, कहानी सुनाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं, अभी मेरा बात खत्म नहीं हुआ है। अभी नहीं? ये पहला पेज भर में और अब सबको दिखाते हैं एक साथ। मन होता होगा ना, साथ में देख लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो साथ में एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। कोई दिक्कत? एक साथ देख लिया सारा व्यवस्था। तो मेरे लिए पहले सर्च मार के देखना पड़ता है कि क्या टॉपिक पढ़ाना है और क्या कंटेंट देना है। अब चलो, अब मन में होता है कि सर जी तो कहे कोक नहीं बोले, चारकोल नहीं बोले, क्वेश्चन पे पूछ ले। तो जानवे करते थे हम पहले से ही, जानता होगा फिर भी जान लिया ना। चलो, गूगल बाबा से सर्च मार के लाए हैं। फिगर भी गूगल बाबा था, क्योंकि मेरे पास तो फिगर बता देते, फिगर नहीं होता मेरे पास। तो फिगर के साथ पढ़ने गूगल बाबा, कृपा गूगल का। चलो अगर सर्च मारे हैं चारकोल क्या होता है, तो ये उसका फिगर आया। चारकोल क्या होता है? चार कोकल कोल, यही होता है चारकोल। हैं?
तब क्या यही ना होता है। लक रदधिकारी, लकड़ी का कोयला या क्या कहते हो, कच्छ कोयला। कल बोले थे ना कि बहुत ऐसे उस समय हम देखे थे कि कतरा स्कूल में देखते थे, खाना बनाता था मान लो अथी चौकी सब पर, तो उसको फिर कुछ को निकाल अलग कर लेता था। जो नहीं जला रहा था हाँ, निकाल कर अलग कर लिया। अब फिर क्या करता था वो, उसको जमा करके कोयला बना करके और फिर उसको पापड़ तल के खाता था वो, या घर ले जाता था, हाँ, वो चाय बेचते हैं या चाय में कचरा वहाँ भी। हाँ। इसको भी पता है, तो लोग पूछेगा तभी ना संपर्क स्कूल में थी ना वो भी तो कचरा वो बेचता था जा करके। ना वो घर पर चाय कचरा बनाते वचरा हैं। नहीं हाँ, तो बनाते। वही चारकोल है, वही क्या है, इसे कच्छ कोयला भी कहते हो या चारकोल। काला भूरा स्वच्छिद्र ठोस पदार्थ है, काला भूरा स्वच्छिद्र ठोस पदार्थ, छिद्र टुद्र सब चीज होता है इसमें, समझ जाएगा ना। जो लकड़ी या हड्डी आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएगा ना तो 100% जलेगा। पता होगा किसी पदार्थ को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तभी पूर्णतः वो दहन होता है। और तू जलाना किसके, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं रहेगा जो कि बिन दले पहुंच जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाओ लकड़ी को या हड्डी को, अनुपस्थिति में गर्म करने पर, जलाना नहीं, क्या करना है, गर्म करने पर उसमें से जल एवं अन्य वाष्पशील पदार्थ को निकाल कर बनाया जाए। जल वाष्पशील पदार्थ निकाल दो तब बनेगा, वही क्या होगा, चारकोल। अब समझा, चारकोल। कोई दिक्कत चाहते तो कल्टी मार कभी कितने से हम खींच देते कल अभी, लेकिन नहीं काम करना है ना। तुमको कब तक थकेंगे, ज़्यादा दिन तक नहीं थकाएगा, तू तो इंटेलिजेंट हो ना, हैं, तू तो पढ़ल लिखल हो ना, पढ़ल लिखल लोग, तो लोग PhD धारी हो। PhD धारी। अब देखो एक आगे टर्म आएगा, एक आगे कोक क्या है वो कॉपी में है पढ़ा हुआ, इसलिए हम लोग आगे उसको पढ़ने वाले हैं। अब कोक का प्लीज समझना पड़ेगा कि भंजक आसवन क्या होती है। चारकोल समझा ना, अब लिखना होगा तो तुमने टेलीग्राम पर जाकर लिख लो, कभी नहीं कंटेंट लिखा हुआ तो लिख सकते हो। फिगर भी वो सब जो है पीठ से फलना फलना क्या बनता है, तू ये ध्यान था ना प्रोसीजर, ये सब लिक्विड से ठोस द्रव तू बना सकते हो। तुमको कंटेंट भेजे है ना तो तू लिख सकते हो, सारा चीज़ हम नहीं भेजेंगे। अब देखता होगा यही क्या है, कपड़ा साफ कर रहे हैं, कल पढ़ाएंगे फिजिक्स में। अब बोलो भंजक आसवन एक टर्म आएगी आगे, क्या होती है भंजक आसवन, कौन चीज की गैर मौजूदगी में, हवा की गैर मौजूदगी में, मतलब अनुपस्थिति में हवा नहीं रहेगा। चोरी कब करते हो, कोई नहीं रहेगा तबे ना, भंजक आसवन वही बात, हवा नहीं रहेगा तब कोई दिक्कत। हवा की गैर मौजूदगी में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, कोल तार गर्म करेंगे या कोल गैस गर्म करेंगे या अमोनिया किसको गरम करें? कोयला को, भंजक कोल तार, कोल गैस और अमोनिया प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक आसवन कहते हैं, समझ जाएगा ना। कोयला को इतना डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, गर्म करने पर कोल तार, कोल गैस से अमोनिया प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया क्या कहते हो, भंजन करेगा तो भंजक आसवन होगा, समझ जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो यही तो सरकार कौन करे। हाँ तो अब चलो, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा ये ठीक है, भंजक आसवन वहाँ यहाँ अच्छा लिखा हुआ है, जिसे कहते हो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हो भंजक आसवन का। वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें उच्च ताप पर गर्म करने के कारण काष्ठ आदि पदार्थ अपघटित हो जाते हैं। प्रायः यह शब्द कार्बनिक पदार्थों को हवा की, कार्बनिक पदार्थ है ना, कार्बन उसमें है। प्रायः यह शब्द जनरली कार्बनिक पदार्थों को हवा की अनुपस्थिति या बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या लिखल है, संसाधित को करने को कहते हैं, वही गर्म करने को कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा बड़े अणु क्या होंगे, टूट जाएंगे, और जिसके फलस्वरूप कोक, कोयला गैस कार्बन, कोल तार तथा अमोनिया, लीकर आदि कोयले के भंजक आसवन के बाद प्राप्त किए जाते हैं। कोयले को ही गर्म करना है। अब बात समझ गया ना कि भंजक आसवन क्या होती है, कुछ भी नहीं है। 1000 से 1400 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे कोयला को, जिसके फलस्वरूप 2-4 गो छीट छाट वाला डिजिट दिखाई देगा। कोक, कोयला गैस कार्बन, कोल तार, इसे क्या कहते हो, भंजक आसवन कहते हो। एक टर्म आएगा शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन, कंपनी नहीं लिखा इसीलिए है, आज टेक्निकल टर्म में ही लपट के रह गए हम।
अगला क्या है? शुष्क आसवन। जब किसी ठोस पदार्थ को, कैसे पदार्थ को ठोस। गर्म करके गैसीय उत्पाद, कैसा उत्पाद? गैसीय। गैसीय ठोस पदार्थ गर्म करेंगे, अब प्रोडक्ट कैसा मिलेगा हमको? गैसीय गैसीय प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसे शुष्क आसवन कहते हो, ड्राई डिस्टिलेशन कहते हैं। ये गैसें संघनित होकर द्रव या ठोस में बदल सकती है। उन्हें जानना है, सिर्फ जानना है। शुष्क आसवन समझा? ठोस पदार्थ क्या करेगा? गर्म करें। क्या मिलेगा? गैसीय। उसे क्या कहते हो? शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन। और इस एक और आएगी प्रभाजी आसवन। ये आगे टर्म है, ये भंजक आसवन, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं को कभी, वो टर्म आएगा इसीलिए। ये कौन आसवन है? अरे अभी पढ़ाए हैं ना प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन अभी। हाँ, तो अब कौन आसवन है? उसका ही हाँ, प्रभाजी आसवन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक औद्योगिक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? औद्योगिक। मतलब फैक्ट्री सब में किया जाता है, जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों जिनके बॉइलिंग पॉइंट का अंतर 25 केल्विन से क्या होती है? अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग। खस्सी के मीट और मुर्गा के मीट को पकाएगा तो पहले कौन पकेगा? मुर्गा की। दोनों के टेम्परेचर में पकने में अंतर है ना, उसी प्रकार से पवन जी कुछ में पता करो, दुर्गा पूजा आ रहा है, कोई बैल देगा पक्का पहुंच जाना। कहना ऐसे घूमने आए थे, पहले पता कर लेना, नताजी ने देगा तो वैसे पहुंच जाना, अधूरिंगा देना। कहना आप मेला वाला देखे के जाएंगे, ठगने के लिए जिलेबी खिला देना, कहेगा पवन की जय हो, पवन की जय हो, 4 दिन रख पूरा खाना। वो अपने तब क्या कर रहा है ना, अब ठीक है, जब कार आते रहिए जाते हैं, नहीं अभी सीजन है ना, इसीलिए। अब देखो प्रभाजी आसवन मतलब दो पदार्थ मिक्स किया हुआ, मिला हुआ है नहीं, अब दोनों में से एक को अलग करना है। एक क्या करना है? अलग। अब देखिए दोनों के टेम्परेचर में कितना का अंतर है? 25, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइल करना, तो दोनों गर्म करेंगे, इससे एक अवयव क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के जब दो पदार्थ मिला होगा अवयवों जिनके बॉइलिंग पॉइंट अंदर करते हो 25 केल्विन से कम होता है, अलग किया जाता है। बस मान लो दो लिक्विड है, एगो का टेम्परेचर है 100 केल्विन, एगो 125 केल्विन टेम्परेचर है, या एगो 100 एगो 150 है। 100 वाला अलग करना है तो गर्म करेंगे 100 केल्विन तक, 100 तक गर्म करेगा तो 100 वाला पिघल जाएगा, पिघलेगा। 150 वाला पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। 150 केल्विन वैसे रह गया, तो 100 केल्विन अलग कर लेंगे। इस प्रकार से इसी को क्या कहते हो? प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हो। और यह आसवन की एक विशेष प्रक्रिया है, विशिष्ट विधि है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अन्य घटकों को इसी विधि से अलग किया जाता है। और ये मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ते हैं बहुत डिटेल में। क्या इतना समझ में आ गया ना? बोलो। ये भी कोयला का ही। हाँ, ज्योग्राफी थोड़े पढ़ा रहे हैं, जिस ज्योग्राफी पढ़ा उसे जाकर पूछो। वाटर। हमको जितना काम था उतना पढ़ लिए। तो अब आशा है कि कल जो क्लासिफिकेशन किए थे, ये वाला क्लासिफिकेशन आज ये क्लियर हो गया होगा। अब बोलो इसमें कुछ फैक्ट ऐसा भी है जो कि समझ में आएगा। अब तो सब होगा ना क्लियर इसमें। अब क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टलाइन क्लियर हो गया, कोल समझ लिया, कोयला। हाँ, चारकोल तो बताए हैं ना, काजल बता दिए हैं। तो अब ये जो टिक लगा है ऐसा तो सिलेबस में हम लोग पढ़वे करेंगे। तो अब फिर से थोड़ा सा किस बारे में पढ़ाएंगे? डायमंड के। अब महंगा सामान है ना, दोबारा पढ़ लेते हैं, देख लगा तो तुमको घाटा नहीं होगा। हाँ ठीक है, अभी डायमंड हम लोग पढ़ेंगे। डायमंड के बारे में पढ़ो, निकालो इमेज। डायमंड है ना, टका लाया है क्या? हमको लगा देखना उसने देखा था। अब देखो डायमंड के बारे में देखो। हाँ तो निकालो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, मारो सर गूगल पर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, वही मारो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड या डायमंड स्ट्रक्चर। हाँ देखो, तो ये होंगे डायमंड का स्ट्रक्चर नहीं। अब इसमें बुक भी देखो, तो अपना बुक लाओ एक बार, जो बुक होगा उसमें कुछ अलग टाइप इमेज होंगे, तो हम लोग वहाँ से लर्न करने की कोशिश करेंगे। हाँ तो हाँ तो वो जो था अभी डायमंड का जो स्ट्रक्चर अभी देखा था, देखो यहाँ से है ना। हाँ ठीक है, रखो यही इमेज है। अब देखो ये देख रहे हो, ये 3D पिक्चर, ये डायमंड का 3D इमेज है, नहीं है ना 3D इमेज डायमंड का। लेकिन हम लोग कल टाइम नहीं, इसीलिए हम लोग कम कह के बाद आगे निकल गए थे। आज डायमंड के एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि कुछ अलग क्यों होती है, और ये भी बताएंगे ग्रेफाइट विधि अलग क्यों होता है।
समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ से, अब डायमंड का स्ट्रक्चर में देख रहे हो, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, तो एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु कनेक्टेड होते हैं। एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ क्या होते हैं बोलो, कनेक्टेड होते हैं। जैसे इतना अच्छा चीज बना लेंगे लेकिन टाइम लगेगा। जैसे मान लो एक कार्बन परमाणु है, ये होती है एक कलम और लो 3 कार्बन परमाणु से, ये कुछ इस प्रकार का देखो, इमेज दिखाते हैं तुमको हम, ये कैसे है, एक और लो, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, मान लो ऐसे होते हैं, नहीं हो गया, कुछ इस प्रकार से यहाँ रहेगा ना कार्बन, तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन परमाणु अन्य 3 से कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और तुमको पता होगा कार्बन के पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, 4 गो, अरे 6 तो 2 4, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, तो क्या इलेक्ट्रॉन अदा करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का, एक का 4 इलेक्ट्रॉन अदा करेगा, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर में वही बात यहाँ पर है, यानी कि एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणु कनेक्टेड हैं, 3 से कनेक्टेड हैं, है ना। जैसे एक कार्बन परमाणु देखो, एक इससे ये मोटका इसलिए बनाया गया है ना कि अब मान लो 4 को दिशा में बनाना होगा, तो 4 दिशा में नहीं दिखा पाएंगे हम 2D फिगर में, इसीलिए ऐसा करके बनाया गया है। इसी को 3D करके बनाया गया है, यहाँ दिखाया गया सब डायरेक्शन में, यही का ये कैसा इमेज है, 2D इमेज है, बात समझ में, इसीलिए मोटा करके दिखाया गया है कि अंदर ऐसे है, मतलब कभी पैसे का दिखाया एक्चुअली वैसे हुआ, बात समझा जब, ये बात होती है। इसे इस कारण की बात करेगा, एक इधर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन को सदा करेगा, तो इसको चारों वैलेंसी क्या होगी, इसका संतुष्ट होगी, सेटिस्फाई होगी। और जब इसके चारों संतुष्ट है, तो इसके पास मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो करंट कैसे पास होगा, करंट तभी पास होता है जब क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। सुधा ना बात को, इसी कारण से विद्युत क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कल यही बात हम लोग कहे भी थे कि यह कार्बन का रबेदार अप्रूफ होता है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अप्रूफ्स होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन, डायमंड, और क्रिस्टलाइंस अप्रूफ्स हैं डायमंड। तो अब उसका रिजिडिटी होगी, उसमें दृढ़ता होगी, इतना कि कहने वाला बातें नहीं है, कहने में शर्म लगता है कि कार्बन हीरा कठोर होती है, और उसका ज्योमेट्री क्या होती है, निश्चित होती है, ज्योमेट्री बदलेगी नहीं, ज्योमेट्री फिक्स होती है। तो इसमें कार्बन परमाणु की वैलेंसी कौन बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होगा, सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होगा कार्बन परमाणु की वैलेंसी। इसी कारण यह विद्युत क्या होती है, कुचालक होती है, क्योंकि सारा वैलेंसी सेटिस्फाई है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, इसीलिए विद्युत कुचालक होंगे। समझ में आ गया ना। अब देखो, हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा मजबूत जुड़ा होता है, साझा क्या हुआ है ना, सबके साथ कनेक्ट है। कहीं भी तू ले लो कार्बन, जैसे इसी कार्बन को लेगा, देखो 1 2 3 4 कनेक्टेड सब है, सिंगल बॉन्ड से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड है, समझ में आ गया ना। इसलिए यह प्रकृति का सबसे कड़ा पदार्थ होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है ना, तो बड़ा कठगर होता है कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत मजबूत। पढ़ाई थे उसमें चैप्टर में, वो एक समय था डायनासोर में, उसमें पढ़ाई था, इतना समझ में आ गया ना। अब इसका उपयोग आभूषण बनाने और शीशा काटने में किया जाता है, इतना नहीं है। अरे यहाँ काफी था, तू कहाँ फेंक दिया कॉपी को, अपने लोग से भेजे थे। सब बात वहाँ थोड़ा मिलेगा, कंटेंट कुछ यहाँ से भी कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे ना। हाँ, यहाँ भी उस चीज़ को लिखा गया जो तुम देखे हो ना, कोयला हिंदी में यहाँ लिखा गया है, वहाँ इंग्लिश में अंतर इतना ही है। और देखो एग्जामिनर में भी इमेज कितना क्लास का ध्यान लेकर के, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इतना हीरा के बारे में बता देते हैं कि बाद में जो हीरा के बारे में पढ़ना अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। हीरे संसार कठोरतम पदार्थ है, हीरा को केवल हीरा ही काट सकता है। जैसे लोहा केवल लोहा काट सकता है, हीरा केवल हीरा ही काट सकता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अपवर्तनांक ऐसा है कि बोलो अपवर्तनांक क्या होता है, तू बताओ अपवर्तनांक मतलब समझाओ। अपवर्तनांक मतलब होता है प्रकाश को मोड़ने की क्षमता। कौन माध्यम, जिस माध्यम का जितना अधिक अपवर्तनांक है, इसका मतलब वो प्रकाश उतना अधिक मोड़ता है। सिंपल सी बात रखो, और कुछ भी नहीं है, दिमाग नहीं लगाना भी है। जैसे देखना होगा तो जब फिजिक्स पढ़ना, उसमें पढ़ाए थे, वो तो पढ़ा भी नहीं होगा। अपवर्तनांक जाकर पूछना लॉलीपॉप मास्टर से, बता अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। हालत खराब हो, सोचेगा रास्ता कहाँ है, पतली गली, वहाँ 2 आदमी पहले खड़ा कर देगा। समझ में आ गया ना। कहना एक बार अपवर्तनांक पढ़ाइए थोड़ा सा, तो हम भी पढ़ाए हैं, जाकर कभी एक बार विजिट कर लेना। लड़का तो नहीं आता होगा क्योंकि पढ़ता नहीं, डरा पर है।
समझ आ गया ना। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अब इतना जानना, अपवर्तनांक मतलब होता है प्रकाश को बढ़ने की क्षमता। जिस माध्यम का जितना अधिक अपवर्तनांक, इसका मतलब वो उतना ही प्रकाश को मोड़ पाएगा, बेंड करेगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। समझ में आ गया ना। अब देखो हीरे कितना हीरे का विशिष्ट गुरुत्व या विशिष्ट घनत्व 3.5 होते हैं। हीरा बिजली तथा उसमें क्या होगा, चालक कुचालक होगा। क्यों, तो तू जान गए हो कारण इसके पीछे। हीरा का द्रवनांक या गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस है। कोई दिक्कत है? ठीक है ना। हीरा किसी द्रव या घोलक में नहीं घुलता है। हीरा का रवा अष्टफलकीय होता है, मतलब स्ट्रक्चर इसका है ना अष्ट ऑक्टा इस प्रकार से होती है। मारो सर्च स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, गूगल मारना। हीरे का उपयोग, हीरे को आभूषण में जड़ कर पहना Structure जाता of है। diamond. देखो छुट से हीरा का नहीं पहनेगा, सोना पहनेगा ना, Structure of और सोना पर diamond. थोड़ा सा एगो एकदम नन्हा सा बिंदा वाला मार जाएगा, हीरा कहेगा हीरा का है ये। की बोले वो बोले नहीं छे अरे गड़बड़ से मोबाइल हमारे तुरंत 1 मिनट सीखे दो हमारे। नहीं वो क्वेश्चन नहीं आया है, हम कल बताएंगे। वो क्वेश्चन दिमाग से रहा है। इसका उपयोग कांच काटने, चट्टानों में छेद करने, पत्थरों में नक्काशी करने में तथा पत्थरों को पॉलिश करने में भी किया जाता है। और यहाँ है हीरा की रचना, तो बड़ा जटिल फिगर था, सर बनाए थे नहीं बनाए थे, बाद में बोले कम भी नहीं आएगा, इसीलिए गूगल करके तुमको बता दिए हैं हम। बुक निकालो तो केमिस्ट्री का। हाँ नहीं, तू लोग तब 12 का निकालेगा, का है 10वें वाला पढ़ेगा सब दिन। तू अपना नहीं पढ़ेगा, गिटार बजते उसके क्या करोगे तुम लोग, खूब पढ़ लियो, इसी लोग कष्ट होता है, तुम लोग काहे पढ़ लियो। दे देना ज्ञान, डरा पर टाइम देगा, चेन दे देना, फ्री हो कभी। नहीं वो चीज़ लगता है नहीं है जो मैं खोज रहा हूँ ना। हाँ, इसका ज्यामिति कैसा होता है, चतुष्फलकीय ज्यामिति होता है। हाँ ऐसे लिखना है, ज्योमेट्री ऑफ डायमंड, ज्योमेट्री ऑफ डायमंड। क्या तुम लोग अलाय बलाय फालतू कितना नंबर रखते हो। Study.com. A diamond is a two-dimensional flat quadrilateral with 4 closed straight sides. काटो, इसको डिस्टर्ब करता है। कैसा होता है हीरा का ज्योमेट्री, अरे खूब पुस्तक ज्योमेट्री चतुष्फल के ज्यामिति होती है, से अन्य 4 कारण पर जुड़ा होती है। समझ जाएगा ना, वो ध्यान रखना उस चीज़ को। चलो ठीक है, तो ये किस बारे में जानकारी ले लिया हम लोग ने, डायमंड के बारे में जानकारी लिया। समझ में आएगा ना, ये डायमंड के बारे में हम लोग सारी बात की। अब किस बारे में बात करेंगे हम लोग, ग्रेफाइट के बारे में। समझ में आया। यह कार्बन का रवेदार अपरूप होता है, मतलब क्रिस्टलाइंस एलेक्ट्रॉप्स होते हैं ग्रेफाइट। मारो बेटी सर्वर में गुस्सा रहता है, फोन नजर हो गुस्सा उठता है फोन देख मेरा करके। फोन बज रहा है। किसका फोन बज रहा है, गजब हाल है, इतना इमरजेंसी कॉल है। कान उसके में छोड़ के मेरे में क्या। तो बेटी सर्वर अथी में डाल दो, 2 मिनट सुन लो। ग्रेफाइट यह कार्बन का कैसा एलेक्ट्रॉप्स होती हैं, रवेदार अपरूप होती है, मतलब क्रिस्टलाइंस एलेक्ट्रॉप्स होते हैं। अरे सुन तो लो, क्वेश्चन एग्जाम में जाओगे बुटला देने के लिए। इसमें कार्बन परमाणुओं के वैलेंसी असंतुष्ट रहने के कारण, इसमें कार्बन परमाणु की वैलेंसी कैसी होगी, असंतुष्ट रहेगी। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, हम लोग तो भरपेट यूज करते हैं जी गूगल का। 10 से जाकर थप्पड़ लगाना गाल में, कहना काहे कॉल करते हो क्लास के वक्त, क्लास के वक्त काहे फोन करते हो, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। एक स्ट्रक्चर ये हो गई, और एक स्ट्रक्चर जो यहाँ हम दिखाना चाहते हैं, जो स्ट्रक्चर तुमको, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पर हमारो बेटी सर्वर में कम नहीं है। अब यहाँ देखो, इसमें होती क्या है एक्चुअली में, उसमें क्या था डायमंड में कि एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सेटिस्फाई है, कभी फ्री नहीं है। इसमें क्या होती है, अब जैसे एक कार्बन परमाणु की बात करेगा, तो एक अन्य देखो
तीन से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ देखो एक कितना कनेक्टेड है अन्य, तीन। एक और दो और तीन, एगो इलेक्ट्रॉन तो बच गया, Yes, तीन गो हुआ तो दो दो चार छः गो हुआ ना, 8 का पूरना चाहिए ना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसके पास, खाली है। खाली हो गया। और इसी एक इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या होते हैं, करंट पास करते हैं। बैठो अभी छोड़ेंगे अपने, समझ में आ गया ना। इसी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। कौन बॉन्ड्स बन रहे हैं, Covalent। कोवैलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। और ये जो गड़का गड़का दिखाया गया है, और ये कार्बन एटम्स हैं, और इसके बीच में वांडरवाल फोर्स लगते हैं। और ये कार्बन एटम के बीच में जो है लंबाई 0.14 नैनोमीटर होती है, बहुत कम होंगे। समझ में आ गया ना। ये बिजली का सुचालक होते हैं, समझ में आ गया ना क्यों होते हैं ग्रेफाइट्स। और पेंसिल में जो होता है वही क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट्स हैं। अपना अरे हल्ला काहे करते हो, शांत नहीं रह सकते हो, जाओ बाहर में बैठना। 5 मिनट छुट्टी दे रहे हैं अभी 59 हुआ है ना, 1 मिनट टाइम में जाओ। इतना समझ में आ गया ना। इसीलिए इस कारण से समझ में आ गया होगा कि एक कार्बन परमाणु अन्य 3 से कनेक्टेड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री बच गया है, वही इलेक्ट्रॉन काल का घर बन गया है, जिसके कारण ग्रेफाइट में बिजली क्या होते हैं, सुचालक। हाँ समझ में आ गया ना। जो ज़्यादा बिजली कहेगा ना मिस्त्री है, उसको करना क्या है, रेट देना, इधरो छील देना उधरो छील देना। अब करना देखो तो लग है उसमें झुका करके, अब देखना झटका मारता है, झटका पक्का मारेगा, ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि मार जाएगा। वो ग्रेफाइट ही है। नहीं पेंसिल यूज करते वो क्या है, ग्रेफाइट। लाओ उधर से पेंसिल रखा हुआ है बगल में, लैब के साथ करेंगे। टेस्टर के बगल में है। लाओ अरे टेस्टर वो इसमें लगा हुआ है, यही क्या है, बिजला वाला, ग्रेफाइट। ये क्या मत बुझना, बिजला वाला इसमें नहीं दिख रहा है, वो क्या है, शांत रहो, ग्रेफाइट्स हैं ये। ग्रेफाइट और इस देखा प्रकार है से- सब और चीज़। अरे हल्ला कैसे हम करते हैं, देखो उतना यूज करते हैं। और उसमें क्या होते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसलते हैं, एक लेयर दूसरे पर क्या होते हैं, इसी कारण से इसका, और ये बहुत मुलायम सॉफ्ट होते हैं, इसका उपयोग हम लोग ग्रीस रूप में करते हैं। बहुत जगह ग्रीस रूप में, स्नेहक रूप में इसका यूज किया जाता है, फैक्ट्री से मशीन सब में। समझ आ गया ना। तो थोड़ा सा सुन लो, यह कार्बन का रवेजर प्रूफ होता है, क्रिस्टलाइन एलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं की वैलेंसी असंतुष्ट रहने के कारण है ना, Yes। सेटिस्फाई नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन संतुष्ट होती है। इस कारण यह बिंदु क्या होती है, सुचालक। हाँ। ग्रेफाइट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है। देखो एक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर यहाँ, एक यहाँ, दोनों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब कुछ दोनों में खाली जगह है। खाली जगह होने के कारण एक दूसरे पर क्या होते हैं, दोनों वो फिसलते हैं, है ना। इसलिए इसके एक लेयर दूसरे लेयर पर क्या होती है, फिसलते हैं। क्यों, इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। समझ में आ गया ना। इस गुण के कारण इसका उपयोग स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है, ग्रीस रूप में किया जाता है। समझ रहे हो ना बात को, क्यों किया जाता है, चल क्या पता। क्योंकि इसके स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बीच में स्पेस होते हैं, इस स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल बीच स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है, जिसके कारण इसके एक लेयर दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। इस कारण से इसका उपयोग लुब्रिकेंट स्नेहक ग्रीस रूप में किया जाता है। यह विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में भी किया जाता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगला प्रोग्राम